ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ये जो है शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से जुड़ते हुए कहाँ पहुंचता है? कोशिका के पास। कहाँ पहुंचता है? कोशिका के पास। तो कोशिका के पास पहुंचता है तो कोशिका को सिर्फ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वहीं पर क्या होता है, ये जो यौगिक का निर्माण हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहां पर क्या होता है, ये अलग हो जाता है, यानी टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। यानी कोशिका जब कोशिका के जगह पर जब जाता है तो ये दो भाग बढ़ जाता है, एक ऑक्सीजन में और एक क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन में। अब देखिए यहाँ पे इसके तत्पश्चात वियोजन। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम जो है विगत क्लास के पहले जो हमने अब बताया था कि पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है ना, हम लोगों का चैप्टर कौन सा है? परिवहन है ना। तो उसमें हमने अभी तक में आपको पेड़ पौधे के अंदर जो परिवहन की प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे, लेकिन आज का क्लास में जो है हम जंतुओं में परिवहन के बारे में बताएंगे कि जंतुओं के शरीर में जो है उपयोगी पदार्थ का जो परिवहन होता है और अनुपयोगी पदार्थ का जो मतलब निष्कासन के लिए परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है और किस माध्यम से होता है। तो उसी के बारे में आज का हमारा क्लास में है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि जंतुओं में परिवहन। तो हमारे जो सिलेबस में है यानी हमारे लेसन में जो दिया गया है वो उच्च श्रेणी के जो जंतुएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनके अंदर जो परिवहन है किस प्रकार से हुआ करता है ना। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में, ठीक है, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र क्या है कि जिस तंत्र यानी जिस सिस्टम के माध्यम से परिवहन होता है किसका? उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थ का, वही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र कहलाता है। जो उपयोगी पदार्थों तथा हानिकारक पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करती है। यानी जिस परिवहन तंत्र के माध्यम से उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन करती है क्या? उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थों का शरीर के जिस भागों तक जो है परिवहन का कार्य संपन्न होता है वो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तंत्र में क्या है? इस तंत्र के मुख्यतः 3 भाग हैं। किस तंत्र के? परिवहन तंत्र। किसमें? जंतुओं में, है ना। जंतुओं में परिवहन तंत्र जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक तो पहला होता है रक्त या रुधिर, दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है रक्त वाहिनियां, है ना। तो पहला हमारा है रक्त, दूसरा है हृदय और तीसरा क्या है? रक्त वाहिनियां। तो ये तीनों अवयव मिलाकर के जो है रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? रक्त परिवहन तंत्र का, या इसका दूसरा नाम है परिसंचरण तंत्र। यानी रक्त परिवहन तंत्र बोलने का मकसद क्या हुआ कि जंतुओं में मुख्य रूप से जो परिवहन हो रहा है वो रक्त के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? रक्त के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रक्त का संरचना क्या है ये सारे चीज को अगले स्टेप में पढ़ेंगे। तो रक्त की संरचना क्या है? इसके प्रमुख 2 मुख्य घटक है। कितने हैं? 2 मुख्य घटक है इसमें। पहला तो है प्लाज्मा, जिसका दूसरा नाम है प्लाविका और तथा दूसरा नाम है रक्त कोशिकाएं। क्या है? रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा चीज क्या है? रक्त कोशिकाएं। ये क्या है? ठोस भाग है और ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक रक्त पट्टिका अणु, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो यह जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। यह कैसा है? हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है जो रक्त का कितना है? 55% भाग होता है। यानी पूरे रक्त में जो है 55% भाग क्या मिला होता है? प्लाज्मा मिला होता है। क्या होता है? प्लाज्मा उपस्थित होता है ना। और प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में जो किस किस चीज के अवयव से ये बना होता है वो चीज दर्शाया गया कि प्लाज्मा में क्या होता है? करीब 90% क्या होता है? जल होता है। इसमें जो है 90% जल की उपस्थिति होती है, 7% इसमें प्रोटीन मिला होता है। ठीक है, और 0.9%
अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण का मतलब होता है कि वैसा लवण जिसमें कार्बन मौजूद नहीं हो, उसको कहते हैं अकार्बनिक लवण। ठीक है, और आपका है फिर 0.18% ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज मिला होता है। उसके बाद 0.5% वसा तथा शेष जो भाग बच जाता है उसमें क्या मिला होता है, कार्बनिक पदार्थ मिला होता है, यानी जिसमें कार्बन मौजूद होता है ना। तो ये इतने सारे अवयवों से मिलकर के क्या है, प्लाज्मा का निर्माण हुआ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा में जो ये सारी उपस्थिति है, यानी 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा और जो शेष भाग बचा कार्बनिक पदार्थ, तो ये सारे मिलकर के प्लाज्मा का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अब हम अगला स्टेप में आएंगे, दूसरा पॉइंट में, रक्त कोशिकाएं। किसमें, रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं क्या होता है, ठोस भाग होता है। कि कौन सा भाग होता है, ठोस भाग होता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तथा तीसरा क्या है, रक्त पट्टिकाणु। अभी हमने बताया था, शुरू में पहले बताया था। तो रक्त कोशिकाएं 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, रक्त पट्टिकाणु, है ना। ये सारे जो तीनों अवयव है, ये तीनों अवयव जो है रक्त का लगभग 45% होता है। कितना प्रतिशत, 45%, है ना। हम अभी बताए थे कि रक्त में जो है, रक्त में 55% भाग जो है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती है। क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है ना। तो इसी 45% भाग में ये तीनों पाए जाते हैं। कौन कौन, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, है ना। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। फिर दूसरा हमारा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, है ना। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका लिखे हैं WBC। क्या है, WBC। इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। कंप्लीट फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु, यानी ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। तो ये तीनों का हम जो है अध्ययन करेंगे बारी बारी से। पहला है हमारा क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं। क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहला चीज कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यह जो है प्रोटीन वर्णक है, यानी प्रोटीन से बना हुआ वर्णक है। ठीक है, यह इसका काम क्या है, इसकी उपस्थिति के कारण ही क्या होता है कि ब्लड जो होता है, यानी जो हमारा खून जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। कैसा पता चलता है, लाल दिखाई पड़ता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रोटीन वर्णक है, यानी वर्णक का मतलब हुआ रंग, है ना। तो प्रोटीन वर्णक यानी प्रोटीन से बना हुआ एक वर्णक है जो क्या करता है, किसी भी चीज का रंग को प्रदर्शित कर रहा है। ये उपस्थित किसमें है, रक्त में है। तो रक्त में जब उपस्थित है तो रक्त का लाल रंग ये प्रदर्शित कर रहा है। कैसा प्रदर्शित कर रहा है, लाल रंग। तो लाल रंग किसके कारण लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसका, रक्त का, है ना। और इसका दूसरा काम ये भी है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन से जल्दी संयोग कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन से जल्दी संयोग कर लेता है। इसके कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एक शरीर से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, परिसंचरण करता है। किसका, ऑक्सीजन का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। वाहक मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से जिस तरह किसी यान से किसी यात्री को क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो उस यान को क्या कह सकते हैं, वाहक कह सकते हैं, क्योंकि वो माध्यम है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, है ना। तो ऑक्सीजन को एक जगह से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करना, पहुंचाना, वही क्या कहलाता है, वाहक का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में यह क्षमता है कि अगर हीमोग्लोबिन का अगर एक अणु रहे, ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक अणु, उसमें क्या क्षमता है कि ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या कर सकता है, अपने साथ
जोड़ सकता है ना। तो एक अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। और इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है कि नहीं। उसके बाद है हमारा, जब ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो जरूर है कि एक यौगिक का निर्माण करेगा, है कि नहीं। जब ऑक्सीजन के साथ अगर ये जुड़ेगा तो एक यौगिक का निर्माण करता है, और यह यौगिक जो है अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब ये हुआ कि जल्दी टूट जाना, है ना। अगर वो यौगिक बना है लेकिन वो क्या होता है, जल्द ही टूट जाता है ना, पूर्ण रूप से वो क्या होता है, अस्थायी नहीं होता है ना। तो यह जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यह क्या करता है, जब हम बताए थे कि ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से जल्दी संपर्क कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को संपर्क कर लेने के बाद ही ऑक्सीजन को क्या करता है, विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो वो कैसे पहुंचाता है, जब यह क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कौन सा बनाता है, अस्थायी यौगिक। कौन सा बनाता है, अस्थायी यौगिक। और अस्थायी यौगिक बना करके क्या बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है तो ये जो है शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से जुड़ते हुए कहां पहुंचता है, कोशिका के पास। कहां पहुंचता है, कोशिका के पास। तो कोशिका के पास पहुंचता है तो कोशिका को सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वहीं पर क्या होता है, ये जो यौगिक का निर्माण हुआ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, वहां पर क्या होता है, ये अलग हो जाता है, यानी टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद यानी ये अलग हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां पहुंच रहा है, शरीर के माध्यम, शरीर के संपूर्ण भाग से कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी कोशिका के जगह पर जब जाता है तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है, एक ऑक्सीजन में और एक क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन में। अब देखिए यहां पे हम लिखे ना कि इसके तत्पश्चात वियोजन के बाद अलग होकर के क्या है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। जब ऑक्सीजन अलग हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से। किससे अलग होता है, हीमोग्लोबिन से। तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया हम समझा चुके हैं, विसरण और परासरण दोनों सेम क्रिया है। यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र, यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन जो बाहर से हमारे ऑक्सीजन आ रही है यानी वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो हम ऑक्सीजन को जब ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर के कोशिकाओं में हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ ये जो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कोशिका क्या करेगी, विसरण क्रिया के द्वारा जो बाहरी यहाँ जहां पे ऑक्सीजन की जो क्षमता है यानी ऑक्सीजन का स्टॉक है वो क्या है, ज्यादा है। किसके थ्रू, कोशिका के अंदर की अपेक्षा, है ना। तो कोशिका के अंदर की अपेक्षा बाहरी जो अवयव से ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। किसके द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, कोशिका के अंदर। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है, कोशिका के बाहर ही रुका रहता है। क्या होता है, बाहर ही रुका रहता है। अब इतने ही प्रक्रिया में यानी जैसे ही प्रवेश कर जाता है ऑक्सीजन तो तुरंत कोशिका के अंदर वो क्या करता है, कोशिकीय शोषण का भाग बन जाता है। यानी वहां होने वाले अंतर उपापचयी क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एक हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वापस वहां से क्या होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न होने के बाद ये हीमोग्लोबिन तो वहां रुका रहता है इंतजार में, है कि नहीं। तो ये किसके इंतजार में रुका होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाके जुड़ जाता है, फिर हीमोग्लोबिन में जुड़ जाता है। और ये भी जो यौगिक बनाता है कैसा बनाता है, अस्थायी बनाता है। कैसा बनाता है, अस्थायी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से जब जुड़ जाता है तो अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसका नाम क्या होता है,
कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां से यानी कोशिकाओं से हमको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लिया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में है? रक्त में। तो रक्त के माध्यम से ये हीमोग्लोबिन क्या होगा? फिर वापस कहां पहुंचेगा? फेफड़े तक पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है? फेफड़े तक पहुंचता है सारी क्रियाओं के बाद। और फेफड़े के बाद जब वहां पे पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है? फेफड़े के पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जिस प्रकार से कोशिका के पास हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया, उसी प्रकार फेफड़े के पास यहां पे वो पहुंच करके जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है टूट जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है? अलग हो जाता है। फिर उसके बाद फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं कि रक्त के माध्यम से जो है, जो हमारा उपयोगी पदार्थ था ऑक्सीजन, उसको क्या किया गया? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया गया। यानी जहां तक मतलब हमारी कोशिकाएं हैं वहां तक क्या किया गया? पहुंचाया गया। लेकिन कोशिकाओं से जो हमारा अनुपयोगी पदार्थ बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी क्या किया गया? वापस क्या किया गया? लेकर के शरीर के बाहर क्या किया गया? निकाला गया। तो यहां पे हम पूरा जो सर्कुलेशन देख रहे हैं, यानी जो परिवहन देख रहे हैं, किसका हो रहा है? हमारा, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं हमारे शरीर के अंदर ये क्या कर रहा है? परिवहन का एक माध्यम बन रहा है ना। तो आज का क्लास जो हमारा यहीं तक रहेगा। इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट है श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु, इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे, है कि नहीं? ठीक है, बाकी बात आप कल मिलेंगे।